हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। और ये हिस्ट्री का सेशन है दोस्तों। तो हम क्लास 12 से ही स्टार्ट करेंगे, चूँकि 6, 7, 8, 9 तो हम लोग जानते ही हैं, बट 12 मैटर करता है दोस्तों। तो 12, 11, 10 इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ऑलरेडी क्लास 12 का चैप्टर 1, 2 कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो मैंने पॉलिटी का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी परिवार एक जैसे क्यों नहीं होते। ए, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या अलग होती है। बी, क्योंकि उनके रिश्ते और क्रियाकलाप भिन्न होते हैं। सी, क्योंकि वे अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उनके रिश्ते और क्रियाकलाप भिन्न होते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों में गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिलकर बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तकनीकी भाषा से संबंधियों को किस समूह में रखा जाता है। ए, परिवार। बी, जाति समूह। सी, सामाजिक समूह। डी, मित्र समूह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जाति समूह। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिवारिक रिश्तों को किस प्रकार से माना जाता है। ए, कृत्रिम। बी, सामाजिक। सी, नैसर्गिक और रक्त संबंधी। डी, संविदात्मक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नैसर्गिक और रक्त संबंधी। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत की मुख्य कथा किससे संबंधित है। ए, व्यापार और अर्थव्यवस्था। बी, कौरव और पांडवों के संघर्ष से। सी, विज्ञान और तकनीक से। डी, समाज सुधार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कौरव और पांडवों के संघर्ष से। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। ए, सूर्यवंश। बी, चंद्रवंश। सी, कुशवंश। डी, कुरुवंश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुवंश। सेमी लाइन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत की कथा ने किस आदर्श को और सुदृढ़ किया। ए, मातृवंशिकता। बी, पितृवंशिकता। सी, गणतंत्र व्यवस्था। डी, धर्मनिरपेक्षता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पितृवंशिकता। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत के मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पितृवंशिकता में उत्तराधिकार किसे सौंपा जाता था। ए, माता को। बी, छोटे भाई को। सी, पुत्र को। डी, मंत्री को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुत्र को। सेमी लाइनें हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बही विवाह पद्धति का क्या तात्पर्य था।
ए विवाह केवल अपने ही गोत्र में होना चाहिए। बी विवाह अपने गोत्र से बाहर करना अनिवार्य था। सी विवाह केवल उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों में ही किया जाता था। डी पुत्रों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि विवाह अपने गोत्र से बाहर करना अनिवार्य था। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जहां पितृवंश को आगे बढ़ने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए किसका ध्यान रखा जाता था? ए कन्या की पसंद, बी माता पिता की आर्थिक स्थिति, सी उचित समय और उचित व्यक्ति का चयन, डी समाज की सहमति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उचित समय और उचित व्यक्ति का चयन। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र किस भाषा में संकलित किए गए थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी तमिल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज में भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुस्मृति का संकलन किस समय के बीच हुआ था? ए 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, बी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, सी 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, डी 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनके द्वारा बनाए गए नियम ए केवल ब्राह्मणों के लिए थे, बी केवल क्षत्रियों के लिए थे, सी सार्वभौमिक होने चाहिए थे, डी व्यवसायिक वर्ग के लिए। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सार्वभौमिक होने के लिए थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? ए 6, बी 10, सी 8, डी 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एक ब्राह्मणीय पद्धति जो 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई और वह लोगों, खासतौर पर ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। 2. विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य ही आपस में विवाह संबंध नहीं सकते थे। 3 है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन आ सकते हैं? ऑप्शन ए के 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई,
वह लोगों, खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों को दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोत्र से संबंधित कौन से नियम महत्वपूर्ण थे? ए, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। बी, विवाह के पश्चात स्त्रियों को अपने पति के गोत्र का रखना होता था और विवाह केवल अपने ही गोत्र में हो सकता था। सी, गोत्र परिवर्तन विवाह के बाद भी संभव नहीं था और गोत्र केवल ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। डी, गोत्र का निर्धारण माता के नाम पर होता था और विवाह में गोत्र की कोई भूमिका नहीं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विवाह के पश्चात स्त्री को पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सातवाहनों का शासन मुख्य रूप से कहाँ था? ए, उत्तर भारत, बी, पश्चिमी भारत और दक्कन, सी, पूर्वी भारत, डी, दक्षिणी भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी भारत और दक्कन। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों में कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इतिहासकारों ने सातवाहनों के आधार पर किसका खाका तैयार किया? ए, आर्थिक व्यवस्था, बी, प्रशासनिक नीति, सी, पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते, डी, युद्ध नीति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सातवाहन राजाओं के सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। 2, सातवाहन राजाओं की रानियां विवाह के बाद अपने पति का गोत्र अपना लेती थीं। 3, सातवाहन राजाओं के उनके मातृनाम माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों यानी ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सातवाहन राजाओं की रानियों के नाम किस ओर संकेत करते हैं? ए, वे स्वतंत्र रूप से अपना गोत्र चुनती थी। बी, वे विवाह के बाद पति के गोत्र को नहीं अपनाती थी। सी, वे अपने पिता के गोत्र को नहीं बनाए रखती थी। डी, वे विवाह के बाद नया गोत्र ग्रहण करती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वे अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखती थी। सेम डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, बहिर्विवाह पद्धति के अनुसार विवाह के बाद स्त्रियों को क्या करना अपेक्षित था? ए. अपने पिता के गोत्र को बनाए रखना। बी. पति के कुल के गोत्र को स्वीकार करना। सी. किसी भी गोत्र को अपनाने की स्वतंत्रता होना। डी. अपने मातृकुल के गोत्र को अपनाना। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी पति के गोत्र को स्वीकार करना। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सातवाहन राजाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए. वे पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। बी. वे माता के नाम से जाने जाते थे। सी. सिंहासन का उत्तराधिकार मातृवंशीय होता था। डी. वे हमेशा एक ही गोत्र से आते थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि वे माता के नाम से जाने जाते थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी मातृ के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सातवाहन राजाओं के उत्तराधिकार की प्रणाली क्या थी? ए. मातृवंशीय। बी. पितृवंशीय। सी. गोत्राधारित। डी. लोकतांत्रिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पितृवंशीय। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में किस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था? ए. लोकतांत्रिक व्यवस्था। बी. साम्यवादी व्यवस्था। सी. आदर्श सामाजिक व्यवस्था। डी. पूंजीवादी व्यवस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आदर्श सामाजिक व्यवस्था। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्राह्मणों का मानना था कि उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? ए. मानव निर्मित। बी. राजनीतिक रूप से बनाई गई। सी. दैवीय व्यवस्था। डी. अस्थायी व्यवस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दैवीय व्यवस्था। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सी नीति अपनाई? ए. इसे दैवीय व्यवस्था बताना। बी. इसे आर्थिक व्यवस्था बनाना। सी. इसे शिक्षा प्रणाली से जोड़ना। डी. इसे व्यापारिक लाभ से जोड़ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसे दैवीय व्यवस्था बताना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों को 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्षत्रियों को युद्ध करना और न्याय प्रदान करना था। 2. ब्राह्मण केवल यज्ञ करने तक सीमित थे, उन्हें शिक्षा देने का कार्य नहीं था। 3. वैश्य कृषि, व्यापार और गौपालन का कार्य करते थे। 4. शूद्रों को केवल उच्च वर्ण की सेवा करनी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही वे उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए एकमात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? ए. एकलव्य धनुर्विद्या सीखने में रुचि नहीं रखता था।
बी द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। सी एकलव्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए एक साधन नहीं थे। डी एकलव्य युद्ध में कमजोर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है, एकलव्य के अद्भुत धनुर्विद्या कौशल का पता कैसे चला? ए, उसने जंगल में एक शेर को मार दिया। बी, उसने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। सी, उसने 7 तीर चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। डी, उसने स्वयं द्रोणाचार्य को चुनौती दी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उसने 7 तीर चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसने अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी व वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? ए, क्योंकि वह उसे क्षत्रियों से श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते थे। बी, क्योंकि एकलव्य ने गुरु की अनुमति के बिना धनुर्विद्या सीखी थी। सी, क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी और को श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाना था। डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन के द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर दे दिया। बी, अर्जुन को अपने अलावा किसी और को श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की चिंता थी। सी, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। डी, एकलव्य ने बिना औपचारिक शिक्षा के ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शास्त्रों के अनुसार राजा बनने की योग्यता किसे दी गई थी? ए, केवल ब्राह्मणों को। बी, केवल क्षत्रियों को। सी, केवल वैश्य को। डी, सभी वर्णों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल क्षत्रियों को। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसके उद्भव पर गर्मजोशी में बहस होती रही है। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश के बारे में क्या संकेत दिया गया है? ए, वे ब्राह्मण कुल के थे। बी, वे क्षत्रिय थे। सी, वे वैश्य थे। डी, वे शूद्र कुल के थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वे क्षत्रिय थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, वे उद्भव पर गर्मजोशी में बहस होती रही। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह
इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में निम्न जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, शक राजा रुद्रदामन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ए. प्रयाग प्रशस्ति, बी. जूनागढ़ अभिलेख, सी. नासिक अभिलेख, डी. इलाहाबाद स्तंभ लेख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जूनागढ़ अभिलेख। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार यानी अध्याय 2 का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से रुद्रदामन ने किस जलाशय से संबंधित जानकारी दी है? ए. पुष्कर सरोवर, बी. सुदर्शन सरोवर, सी. गोमती सरोवर, डी. मान सरोवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुदर्शन सरोवर। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने समाज में किस नियम को लागू करने का दावा किया? ए. जाति प्रथा का उन्मूलन, बी. वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन, सी. 4 वर्णों के बीच विवाह पर रोक, डी. अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 वर्णों के बीच विवाह पर रोक। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गोमती पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही एक क्षत्रिय को दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्षों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शासन को किस वर्ण व्यवस्था के अनुसार सही ठहराने की कोशिश की? ए. ब्राह्मणीय शास्त्र, बी. जैन ग्रंथ, सी. बौद्ध ग्रंथ, डी. चारवाक दर्शन। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन वंश को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध का स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। जैसा हमने देखा वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंदसौर अभिलेख 5वीं शताब्दी ईस्वी में किस समुदाय का वर्णन मिलता है? ए. जुलाहों का, बी. लोहारों का, सी. स्वर्णकारों का, डी. राजपूतों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जुलाहों का। एनसीईआरटी की लाइनें, हालांकि इन समुदाय के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति किस आधार पर निर्धारित होती थी? ए. व्यवसाय, बी. जन्म, सी. शिक्षा, डी. संपत्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जन्म। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामूहिक रूप से श्रेणी के सदस्यों ने अर्जित धन का उपयोग किस कार्य में किया? ए. व्यापार बढ़ाने में, बी. युद्ध के लिए सेना तैयार करने में, सी. सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने में, डी. राजा को दान देने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों से भी सहभागी होते थे।
सामूहिक रूप से उन्हें शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी वणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वणिक। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को किस रूप में दिखाया गया है? ए ब्राह्मण वणिक, बी क्षत्रिय वणिक, सी शूद्र वणिक, डी वैश्य वणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ब्राह्मण वणिक। सेम डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संस्कृत साहित्य में उन समुदायों को कैसे चित्रित किया गया है जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव नहीं था? ए सभ्य और उन्नत, बी विद्वान और शिक्षित, सी विचित्र असभ्य और पशुवत, डी शक्तिशाली और प्रभावशाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विचित्र असभ्य और पशुवत। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन प्रांतर में रहने वाले लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या था? ए कृषि और व्यापार, बी शिकार और कंदमूल संग्रह, सी शिल्पकला और निर्माण कार्य, डी अध्यापन और धर्म प्रचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिकार और कंदमूल संग्रह। सेमी डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं हाफ आवर का ही लेकर आती हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को भी देखने में डेली प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोज़, मेरी ये थॉट्स पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिन भी मेरे दोस्तों के पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे इस एफर्ट्स से, मेरी इस वीडियोज़ के माध्यम से अपने तैयारी को एक लक्ष्य दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।